जब 14 नवंबर आएगा अंजना जी, तो बिहार की जनता और ये जितने एनडीए के लोग हैं, ये तो ठहरे परदेसी, ये बिहार के साथ साथ क्या निभाएंगे। और 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे, शाम वाली गाड़ी से वापस चले जाएंगे। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। दो बालक बुद्धि वाले विवाद छाती पीटते नजर आएंगे कि ये क्या होता है। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है जो आते हैं वोट चोरी की बात करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में सबसे पहला वोट चोरी तब हुआ था जब 0 वोट वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और दूसरा वोट चोरी तब हुआ था जब भारत के नागरिकता न रहते हुए भी जाके और वोट दिए थे। और बात करते हैं कि एक वोटर 2 जगह वोट देते हैं। आपके कन्हैया कुमार तो कुछ दिन पहले दिल्ली में वोट दिया, अभी जाके बेगूसराय में वोट दिए, तो उनसे पूछिए कि क्या है उनका वोटर लिस्ट कहाँ से आया। आप अपना सुझाव दीजिए, आप दूसरों को देखते। अगर आपको हमारे अंदर बुराई देखना है तो आप दूरबीन नहीं, आप चश्मा लग। सर, मेरा सवाल अजय जी से है कि जहाँ बात बिहार पे फोकस करने की होती है, वहाँ आपके 54 साल के युवक कहीं कंबोडिया में रहते हैं, उनको हरियाणा याद आ जाता है। और जब भी चुनाव आता है तभी क्यों राहुल गांधी जी को वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू डिबेट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के बीच में। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ऑडियंस में नजर आएंगे जो कि मृत्युंजय तिवारी से अलग अलग सवाल किए हैं। आज के डिबेट वीडियो में बिहार के प्रथम चरण इलेक्शन को लेकर हो रही होती है, जिसमें आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी आरजेडी को लेकर बहुत ही ऊंचा फेंक रहे होते हैं, जिसमें ऑडियंस ने अनेक सवाल किए जिसको मृत्युंजय तिवारी सवाल न बताते हुए उल्टा ही फंस जाते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी भी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का क्लास लगाया। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारे डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिबेट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। राष्ट्रवादी मुस्लिम वोट चाहिए, उग्रवादी नहीं है। सुधांशु भाई को ध्यान होगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा था फ्री बिजली नहीं देना चाहिए, और चीटर मीटर लगाया और स्मार्ट मीटर लगाकर पैसा वसूल लिया। जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री अभी 1 सप्ताह पहले चुनाव घोषणा के पहले किया। और ये बात कर रहे, अब घुसपैठिए की बात बिहार की जनता कह रही है, बिहार की जनता कह रही है ये घुसपैठिए कहां से आई। तो सब लोग कह रहे हैं ये भाजपाई सरकार लेकर आई। 11 वर्षों से ये वही कैसेट बजाते हैं, जहां जहां चुनाव होता है। झारखंड में चुनाव था, कह रहे थे घुसपैठिए घुस गए, चुनाव हार गए। फिर बिहार में कह रहे हैं घुसपैठिए घुस गए। अरे घुस रहे हैं कैसे? जब आप घुसपैठिए को नहीं रोक सकते तो देश की रक्षा आप क्या कीजिएगा? आपसे नहीं हो सकता है। आप अपनी नाकामी का पर्दा डालने के लिए बात इधर उधर की करते हैं, असली मुद्दे पर आते नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इस स्तर की भाषा बोलेंगे, गुब्बारे का हवा निकल गया। अरे हवा तो निकल गया आपकी सरकार की, आपने अपनी उपलब्धि बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आप ठहरे, क्या कहता है, जब 14 नवंबर आएगा अंजना जी, तो बिहार की जनता और ये जितने एनडीए के लोग हैं, ये तो ठहरे परदेसी, ये बिहार के साथ साथ क्या निभाएंगे। और 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे, शाम वाली गाड़ी से वापस चले जाएंगे। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। दो बालक बुद्धि वाले विवाद छाती पीटते नजर आएंगे कि ये क्या हो गया। ये नौजवानों का अपमान है। सुनिए, एक मिनट मैं एक दो ये बालक को क्या बता रहे हैं? हमारे तेजस्वी जी, तेजस्वी जी नौजवान कह रहे हैं, उड़ता तेजस्वी जी नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रही है, मंदबुद्धि बता रहे हैं। सर, मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है, क्योंकि एक प्रशांत किशोर जी हैं जो इनके साथ भी रहे और आपके साथ भी रहे, तो वो कैसे दोनों पार्टियों की नाक में दम कर सकते हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये लोग तो मानेंगे नहीं, उनको फैक्टर नहीं। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है जो आते हैं वोट चोरी की बात करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में सबसे पहला वोट चोरी तब हुआ था जब 0 वोट वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और दूसरा वोट चोरी तब हुआ था जब भारत के नागरिकता न रहते हुए भी जाके और वोट दिए थे। और बात करते हैं कि एक वोटर 2 जगह वोट देते हैं। आपके कन्हैया कुमार तो कुछ दिन पहले दिल्ली में वोट दिया, अभी जाके बेगूसराय में वोट दिए, तो उनसे पूछिए कि क्या है उनका वोटर लिस्ट कहां से आया। आप अपना सुझाव दीजिए, आप दूसरों को देखते। अगर आपको हमारे अंदर बुराई देखना है तो आप दूरबीन नहीं, आप चश्मा लगाइए, आपको बुराई। पहले बात जी, मेरा सवाल अजय जी से है। जवाब दे दो क्या बेटा? एक साथ इधर से भी उधर से मुझे 3-4 सवाल।
सर मेरा सवाल अजय जी से है कि जब जहां बात बिहार पे फोकस करने की होती है वहां आपके 54 साल के युवक कई कंबोडिया में रहते हैं, उनको हरियाणा याद आ जाता है, और जब भी चुनाव आता है तभी क्यों राहुल गांधी जी को वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है? सुधांशु जी, राजद का जंगल राज तो समझ में आता है, लेकिन मैम के इंटरव्यू में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं और डिफेंड करते हैं अनंत सिंह को, जो एक्यूज्ड मर्डरर है। इसको आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं सर? जो आपके जंगल राज के टाइम वोट चोरी हुआ, सबसे पहले वोट चोरी तभी हुआ। अगर मान लीजिए कि आपको सरकार दोबारा आता है तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि फिर से वो चीज़ ना हो, क्योंकि आप तो उसी लेगेसी को कंटिन्यू करने पे सब लोग रेडी हैं। छोटे छोटे सवाल, हाँ आ रही हूँ, उस तरफ आ रही हूँ, जल्दी से आखिरी सवाल। ये सीसीटीवी होने के बाद या फिर पोलिंग एजेंट्स होने के बाद आप क्यों मुद्दा खड़ा हो रहा है ये घुसपैठियों का? आइए जल्दी आइए। मेरा सवाल बीजेपी से है। सर, आपने अपने मैनिफेस्टो में 1 करोड़ जॉब, गवर्नमेंट जॉब देने का वादा किया है, लेकिन जब वही युवा जब वही युवा नौकरी और रोजगार जी, इन्होंने कहा है कि हर परिवार में गवर्नमेंट जॉब, मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट, बीजेपी ने रोजगार। तो जब वही युवा वही रोजगार लेने जाता है तो उस पर लाठी चार्ज होती है, ऐसा क्यों? बार बार पेपर लीक किया जाता है, ऐसा क्यों? हद तो ये है सर, 12वीं क्लास का हरियाणा में पेपर इंग्लिश का लीक हुआ सर, क्या गवर्नमेंट इसको रोक नहीं सकती क्या? हेलो सर, मेरा नाम गौरव कुमार है। मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि आप सब इतने मैनिफेस्टोज पे आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं की कि मतलब कि कितने सारे ब्रिजेस हमारे बिहार में टूटते रहते हैं और कितना ज़्यादा स्कैम उसके अंदर होता है, और ना ये लीक पेपर्स हो गया या, और ये हमें हमेशा एक तरीके से एक झुंझुना पकड़ा रखा है कि सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट सिर्फ और सिर्फ बिहार से निकलते हैं ताकि आप अपना वोट बैंक बना सके। आइए आगे आ जाइए। मैं भागलपुर से हूँ और मेरे यहाँ चुनाव बाकी है। ये दोनों पक्ष और विपक्ष वाले बिहार के सबसे बड़े घोटाले को भूल गए, और बाकी लोग भी। सृजन घोटाला जो कि 1700 करोड़ का था, आज तक क्या हुआ उसका कोई नहीं जानता है। इस बारे में हम दोनों पक्षों से जानते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जब बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट में से फर्जी वोटर को हटाने की बात चल रही है और ईसीआई खुद फर्जी लिंकिंग और आधार कार्ड से जोड़ने की बात कर रहा है, तो विपक्ष से भेदभाव क्यों कह रही है? क्या विपक्ष पारदर्शिता से डरने लगी है? तिवारी जी आप शुरू कीजिए जल्दी से, उसके बाद से। देखिए ऐसा है, अभी घोटाले की बात हुई, सुधांशु जी बहुत कुछ बताए। अभी बीजेपी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री रहे श्री आर.के. सिंह जी, उन्होंने कहा बिजली में 61,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अभी तो 71,000 घोटाला जो सीएजी का रिपोर्ट नहीं मिल रहा था, हिसाब किताब उसका तो अभी पता नहीं है। और नए अब बीजेपी के नेता ने इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा। सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का हो, अस्मत लूटी गई हो बेटियों की, ये सारे जो पाप हैं, इसका पाई का हिसाब इस बार बिहार की 14 करोड़ जनता ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीतीश सरकार से लेने के लिए तैयार है। अनंत सिंह पर भी उसका एक सवाल था और यहाँ पर भी रोजगार को लेकर तमाम मुद्दों पर, पेपर लीक, सब पर सवाल है। हाँ देखिए, मैं बताना चाहता हूं, पेपर लीक का विषय इस समय पूरे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बना, और मगर हमारी सरकार ने उसके लिए संसद में कानून लाकर एक कड़ा कानून बनाया है ताकि पेपर लीक करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 20-20 पेपर लीक हुए राजस्थान में तो वहां मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा कोई हमारे यहाँ जवाब नहीं दिया गया, इसीलिए पार्लियामेंट में नया कानून बनाया गया। अब जहां तक अपराध की बात है, मैंने पुनः कहा, अपराध के ऊपर प्रतिक्रिया वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे महिलाओं के साथ अगर अपराध हुआ, वो तो एक पक्ष है, मगर उस अपराध के बाद कहा क्या गया? कोई कहे कि लड़कों से गलती हो जाती है, कोई कहे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। याद करिए, राजस्थान में एक मंत्री थे जिनसे कहा गया कि सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में होते, कहते हैं ये तो मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए हो रहा है। मुझे लगता है इस ढंग की जो प्रतिक्रियाएं हैं, या जिस समय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में बहुत से लोगों ने दिखाया, आज बोले या न बोले, अजय जी उस समय रह चुके हैं वहां आईपीएस अधिकारी, उस समय सीधा आरोप था कि मुख्यमंत्री के आवास के अंदर बैठ के फिरौती की रकमें तय हुआ करती थी। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, यह एक अंतर होता। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, दोनों लोगों ने जो गलत बयानी की है, देखिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप आईपीएस रहे हैं, आधार व्यक्ति
जो बनाता है तो उसका वेरिफिकेशन राज्य सरकार करती है। अगर आपने पश्चिम बंगाल में आके एक बार अपना आधार बनवा लिया तो एड्रेस चेंज करना सिर्फ आप ऑनलाइन जाके चेंज कर सकते हैं कभी भी। हाँ, वोटर बनने के लिए फिर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वहीं पे पकड़ में आ गए थे वहां लोग। और जो लोग कह रहे हैं 300 लोग केवल गए, तो मैं बताना चाहता हूं, अरे कोई घुसपैठिया आई कार्ड लेके नहीं आता, मैं घुसपैठिया हूं। ये जो 47 लाख लोग गायब हो गए और चुनाव आयोग कह रहा भाई सामने तो आओ कि कहां है, बता दो तो हम तुमको भी ये जो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं यही है घुसपैठिए, पिछले दरवाजे से आते हैं, पिछले दरवाजे से पीछे चले जाते हैं। दूसरी बात जो मृत्युंजय जी ने कही, देखिए जो घुसपैठियों की बात कह रहे हैं, हमारी सरकार आने से पहले बांग्लादेश और भारत के बीच में डिमार्केशन ही नहीं था। आधा गांव बांग्लादेश में, आधा भारत में। हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया सबसे पहले 2016, और अब हमने उसमें 80% से इलाकों को पूरी तरह फेंसिंग कर दी है। यानी जैसी पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ हैं जहां पर बड़ी चौड़ी नदियां हैं जिन पे फेंसिंग नहीं हो सकती, इसलिए अब नहीं आ रहे हैं, अब तो वो घबरा रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत में श्री प्रकाश जायसवाल होम मिनिस्टर एमओएस के रूप में सदन के पटल पे 2006 में बोल चुके हैं 2.5-3 करोड़ बांग्लादेशी आके बैठे हुए हैं भारत के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सारी बातों के ऊपर इनको फैक्ट, और लास्ट में कह दूं, इन्होंने कहा इतनी भी गणित नहीं आती। अब मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अब बताइए बिहार की आबादी कितनी? 13.5 करोड़। एक परिवार में कितने लोग होते हैं? 4.2। डिवाइड करिए 13.5 करोड़ से 4.2 को, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। 23 लाख लोगों के पास, नहीं 3.2 करोड़, ठीक। अब 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है, इसका मतलब 23 लाख घटा दीजिए तो 2.8 या 2.9 करोड़ आया। अब एक सरकारी नौकरी में मिनिमम सैलरी होती 30-35 हजार और अधिकतम 2 लाख तक, तो औसत मान लीजिए 70-75 हजार, तो मतलब साल भर में कितना हुआ? 10 लाख। अब अगर 10 लाख को आप 2 करोड़ 29 लाख से गुणा करें तो कितना हुआ? 29 लाख करोड़। और बिहार का बजट कितना है? 3,17,000 करोड़। अब ये जानते हैं ये हिसाब क्यों नहीं समझ में आता? हिसाब इसलिए समझ में आता क्योंकि किताब तो नवी जमात में छूट गई थी, इसलिए हिसाब किताब समझ में नहीं आता। दोस्तों अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये डिबेट वीडियो बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के बीच में हो रही होती है, और ऑडियंस ने अनेक सवाल पूछे जिसको मृत्युंजय तिवारी ना बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी से भिड़ जाते हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी भी उनसे कम नहीं, और सुधांशु त्रिवेदी उनका जमकर क्लास लगाते हैं। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत कमाल की थी, तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल क्लिक कर दीजिए। एंड आपका इस डिबेट वीडियो में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।